हेलो मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। तो फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चों लेक्चर, जो कि है आव्यू व सारणिक का लेक्चर नंबर 2। हम लेक्चर नंबर 1 पर बच्चों बात कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने लेक्चर नहीं देखा हो तो जाके बच्चों लेक्चर्स को देखिए। ओके, उसमें भी मैंने आपको कुछ PYQs करवाए हैं जो आव्यू के हैं और जेई मेन 2024 में आने के चांसेस 100% है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों में रेगुलर आपके लिए क्लासेस लेके आता हूँ, सिर्फ इसलिए कि जिन बच्चों ने रिवीजन नहीं किया है या वो बच्चे जो बोर्ड्स की वजह से जेई का नहीं पढ़ पाए लेकिन उनको अभी भी हार नहीं माननी, तो डेफिनेटली बच्चों उनके लिए ये लेक्चर मैं कहूँगा एक रामबाण का काम करेगा, क्योंकि इनमें जो भी आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो जेई मेन 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आव्यू व सारणिक, जिसको मैट्रिक्स व डिटर्मिनेंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। उनमें से 101% बच्चों क्वेश्चंस आएगा। मैं ये आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि जो आज मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ क्वेश्चंस के थ्रू, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जेई मेन में बच्चों 100% हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप में से काफ़ी बच्चे समझ भी गए होंगे डिटर्मिनेंट्स का ऐसा कौन सा टॉपिक है, तो आप मुझे कमेंट्स करके जल्दी से बताइए कमेंट्स करके कि कौन सा हो सकता है वो टॉपिक। काफ़ी बच्चों को पता होगा जो मेरे से हमेशा पढ़ते होंगे, यार समीकरण निकाय, रेखिक समीकरण निकाय, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। पहले से ही बता देते बच्चों को कि बेटा ये पढ़ के जाना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वेश्चंस आपके सामने हैं। कब का क्वेश्चन है सर? जेई मेन 2021 का क्वेश्चन है। अब अगर आप में से किसी बच्चे ने सारणिक पढ़ी नहीं है जेई मेन के, अगर मैं बात करूं के लिए, तो उनको तो ये टॉपिक्स नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि बच्चों अगर मैं सिंपल सी बात करूं, आपको यहां पे समीकरण निकाय का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा रेखिक समीकरण देना। यहां पे अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो a1x b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x b2y c2z इक्वल्स टू d2, a3x b3y c3z इक्वल्स टू d3। देखिए यार, रेखिक समीकरण निकाय जो होता है वो दो प्रकार से हो सकता है, जिसमें कांस्टेंट टर्म्स जीरो भी होगी। यहां d1 d2 d3 की जगह 0 0 आएगा। उस समय क्या स्थिति बनती है? लेकिन अगर जीरो नहीं हो तो क्या कंडीशन बन सकती है, उसके ऊपर बात करेंगे। आपको ये तो पता होगा कि यार डेल्टा की वैल्यू डेल्टा1 डेल्टा2 डेल्टा3 सब बच्चों को पता है। इतना तो नहीं पता हो तो भाई पढ़िए, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस के पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भाई हमें समीकरण निकाय दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा की बात करूं तो डेल्टा क्या होता है बेटा? वो सारणिक होती है जिसमें एक्स वाई जेड का गुणांक होते हैं। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये हो गया बच्चों डेल्टा। डेल्टा1 आप मुझे बताइए क्या होता है? यहां पे बच्चों जो x का गुणांक है वो हटा के यहां पे क्या कर देते? कांस्टेंट d1 d2 d3, d1 d2 d3, और यहां पे हो जाएगा बेटा b1 b2 b3 c1 c2 c3। ओके, फिर हम यहाँ पे डेल्टा 2 का मान निकालेंगे। इसको डेल्टा y भी कहते हैं, इसको डेल्टा 1 को डेल्टा x भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा 2 क्या हो जाएगा बच्चों? a1 a2 a3, बट b1 b2 b3 की जगह y के जो कोफिशिएंट है या y के जो गुणांक है उनको हटा के यहाँ पे क्या कर देते बेटा? ये d1 d2 d3, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा c1 c2 c3। ओके, इसी तरीके से मैं डेल्टा 3 भी निकाल सकता हूं। यहाँ पे डेल्टा 3 क्या हो जाएगा बेटा? a1 a2 a3 b1 b2 b3, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? y जेड के जो गुणांक है उनकी जगह d1
D2 D3। तो डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये आपको यहां पे निकालना आना चाहिए। अब यहां पे कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपका जो समीकरण निकाय के हल हैं वो कैसे हैं, अनंत हल है, कोई भी हल नहीं है, ऐसी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये किसके लिए बता रहा हूं बच्चों, जहां पे आपके जो कांस्टेंट वैल्यू है जीरो नहीं है। जहां D1 D2 D3 जीरो होता है उनको हम संघातीय समीकरण कहते हैं, वो बाद के क्वेश्चनों में देखेंगे। चलिए, तो यहां पे बच्चों डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। अब यहां पे कंडीशंस क्या होती है, सबसे पहले यहां पे ये देख लीजिए, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान रखिएगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो तो यहां पे फर्स्ट डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 में से कोई एक, ठीक है ना, कोई एक अशून्य हो, अशून्य का मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, अगर इनमें से कोई एक अशून्य है, यहां पे डेल्टा तो जीरो है ही नहीं, तो यहां पे क्या होगा, संगत निकाय और समीकरण निकाय के अद्वितीय हल। अभी क्वेश्चंस नहीं किया है हमें, ध्यान रखना, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कंसेप्ट क्या होता है। सेकंड बच्चों, यहां पे कंडीशंस क्या हो सकती है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो, लेकिन डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 बराबर जीरो हो। अच्छा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 बराबर अगर जीरो आ जाए तो क्या होता है बेटा, इसके निरर्थक हल, ट्रेवल सॉल्यूशन या तुच्छ हल भी कहते हैं। ये भी बेटा संगति होता है, ठीक है ना। निरर्थक हल है, किसी काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हल तो है, और हल है तो संगत निकाय होगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पे कंडीशन एक और होती है कि भाई अगर डेल्टा इक्वल्स टू जीरो हो जाए, तो क्या होगा, तो यहां पे एक कंडीशन बनेगी कि अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 अगर ये भी बच्चों जीरो होते हैं तो समीकरण निकाय कैसा होगा पता होना चाहिए, संगत निकाय होगा लेकिन अनंत हल होंगे। कैसे बच्चों, अनंत हल। अच्छा सर, मतलब कभी अगर समीकरण निकाय के अनंत हल दे रखे हो तो हमें डेल्टा भी जीरो करना है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये भी हमें क्या करने हैं, जीरो करने हैं। क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए आराम से, ठीक। अब यहां पे बच्चों अगर डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3 अगर इनमें से कोई एक अशून्य हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, कोई हल नहीं, असंगत निकाय, ध्यान रखिएगा। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास कंडीशंस है किसकी, समीकरण निकाय की, यहां पे आप देखिएगा जब कोई भी हल नहीं होता तो डेल्टा की वैल्यू तो जीरो होती है, परंतु इनमें से कोई एक अशून्य होता है। लेकिन अगर सारे शून्य हो जाए तो वो क्या हो जाता है, अनंत हल, ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। अभी तक हमने क्वेश्चन देखा ही नहीं। रेखिक समीकरण निकाय है, शायद अब बेहतर तरीके से आपको समझ में आए बच्चों। तो यहां पे हमें समीकरण निकाय दे रखा है, ये हमें यहां पे 3 समीकरण दे रखी है। इसमें क्या बता रखा है, इसके अनंत हल हैं। D1, D2, D3 भी बेटा जीरो नहीं है, D1, D2, D3 भी यहां पे जीरो नहीं है। और यहां पे ध्यान रखिएगा ये कैसे हल हैं, अनंत हल है, इसको हमें पकड़ना है। अब अनंत हल में देखिए कंडीशंस क्या थी, डेल्टा भी जीरो था और बाकी सब भी जीरो थे। चलिए, तो सबसे पहले तो यहां पे हम क्या करते हैं, इनको लिख देते हैं। बहुत आसानी से आप कर सकते हो अगर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। 2x + y - z, 2x + y - z = 3, x - y - z।
जेड इक्वल्स टू आई थिंक लैम्डा था, अल्फा था, और इसके बाद बच्चों यहाँ पे 3x 3y एंड प्लस 3z बीटा जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो वही चीज यार कि अगर समीकरण निकाय के अनंत हल है तो कंडीशन आपको पता होगी बच्चों, अनंत हल में डेल्टा भी 0 होता है एंड डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये भी क्या हो जाते हैं बच्चों, 0 हो जाते हैं, जो अभी हमने देखा। चलिए डेल्टा की वैल्यू हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 2, 1 और 3। फिर यहाँ पे बच्चों 1, -1, 3। इसके बाद -1 और बीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 0। डेल्टा की वैल्यू 0 क्यों होगी, क्योंकि समीकरण निकाय के क्या है बच्चों, अनंत हल है। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं बच्चा। तो यहाँ पे ये 2 रो 1 से प्रसार कर रहा हूं बेटा, तो 2 यहाँ पे माइनस का बीटा प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस का 1, फिर यहाँ पे बेटा 1 बीटा से मल्टीप्लाई होगा, बीटा, और 3 यहाँ पे प्लस का 3, ठीक है, 1 बीटा और यहाँ पे प्लस का 3, फिर यहाँ -1 एंड यहाँ पे हम लिख देंगे 3 प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ अगर सोल्व करता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा माइनस का 2 बीटा प्लस का 6, यहाँ पे माइनस बीटा माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का फिर से हो जाएगा बेटा 6 इक्वल्स टू 0। 6 से 6 कैंसिल। अच्छा, -2 बीटा और माइनस बीटा बेटा कितना हो जाएगा, माइनस का 3 बीटा इक्वल्स टू यहाँ पे 3। बीटा की वैल्यू कोई भी बता सकता है कि सर -1 है। क्या ये बात बच्चों हमें समझ में आई? इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई डाउट, आप देख सकते हैं आराम से। मैं साइड हो जाता हूं। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1। सिर्फ हमने यहाँ पे अनंत हल दे रखे थे, तो अनंत हल अगर दे रखे हैं तो हमें डेल्टा की वैल्यू क्या करनी है भाई, 0 करनी है, जो कि हम कर चुके हैं, जिससे कि हमें बीटा की वैल्यू आ गई। अब डेल्टा 1 भी 0 होगा। चलिए डेल्टा 1 में बच्चों क्या होता है, x के गुणांक की जगह हम d1 d2 d3 करते हैं, तो 3 अल्फा 3, फिर y के गुणांक 1 -1 3, एंड यहां पे कितना हो जाएगा, -1 एंड यहां पे बीटा का मान हम ऑलरेडी बता चुके हैं बेटा, बीटा इक्वल्स टू कितना है, -1 निकाल चुके हैं, ये रहा, ठीक है। तो डेल्टा 1 इक्वल्स टू 3 1 -1 अल्फा -1 3 3 एंड माइनस का 1। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो गया बेटा, ये 0। क्यों, क्योंकि समीकरण निकाय कैसा है, अनंत हल है। चलिए तो यहाँ पे 3, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 3, फिर यहाँ पे बेटा -1 एंड अल्फा की वैल्यू माइनस का अल्फा, यहाँ पे +3, ओके। इसके बाद यहाँ पे -1 एंड ये 3 अल्फा और प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। सोल्व कर दें, 3 4 4 3 ये 12। इसके बाद बच्चों माइनस प्लस अल्फा और माइनस का 3, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3 अल्फा माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अल्फा -3 इसको हम सोल्व कर देते हैं, देन कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 अल्फा -3, और यहाँ पे बच्चों ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। 2 अल्फा इक्वल्स टू 6 अल्फा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 3।
आई थिंक अल्फा और बीटा का मान तो मुझे चाहिए था। देख लीजिए बच्चों, सारणिक को हमने हल किया है और कुछ नहीं, ठीक है, सारणिक को हल किया है। अब यहां पे हमें किसका मान निकालना था? ये बच्चों ऑप्शन इसमें नहीं है, न्यूमेरिक टाइप क्वेश्चन है। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि जेई के एग्जाम में आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिक टाइप, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए होंगे। आपको 10 में से 10 क्वेश्चन नहीं करने, ओनली 5 क्वेश्चन करने, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हमें वैल्यू यहां पे निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, यही मान हमें निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान हमने निकाला जो कि था 3, बीटा की वैल्यू थी बेटा यहाँ पे -1, तो अल्फा 3 -1, फिर यहाँ पे अल्फा बीटा, ये कितना हो गया बच्चों, -3, 3 -1 और -3, देन आपका जो आंसर यहाँ से निकलेगा वो कितना हो गया बेटा, -1। ये आपका आंसर है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो तो आप बता सकते हैं, सिंपल सा आपके सामने ये आंसर है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें कि सर वैल्यूज तो पॉजिटिव होंगी, तो आपके मोड दे सकता है वो, यहाँ पे अगर मैं मोड लगा दूं तो ये कितना बन जाएगा बेटा, यहाँ पे ये मोड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये 1 आंसर आ जाएगा, नहीं तो -1 आंसर है, ठीक है। चलिए, तो आई होप अगर मुझे यहाँ पे किसी भी प्रकार का, अगर मुझे यहाँ पे बोलता कि इसके अनंत नहीं, इसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होता, तो भी मैं यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 0 करता और यहाँ पे बताता कि डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने, कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे आप देखेंगे कांस्टेंट वैल्यू को कर रखा है 0। अगर यहां पे ये क्वेश्चन भी बेटा जेई 2021 का ही है, a1x b1y प्लस c1z बराबर 0, a2x b2y प्लस c2z बराबर 0, a3x b3y प्लस c3z इक्वल्स टू 0। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो आप मुझे पाएंगे कि सर डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 का मान तो 0 है, क्योंकि कांस्टेंट यहां पे d1 d2 d3 क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। ये होती है बेटा समघातीय। ध्यान रखना, बच्चे होते हैं कंफ्यूज, हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। अगर कांस्टेंट वैल्यू 0 0 हो तो उस कंडीशंस में बच्चों क्या होता है, यहां पे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इसका मान 0 होता है। अब ये क्यों हुआ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अरे भाई, अगर किसी सारणिक में एक पंक्ति या एक स्तंभ के सारे अवयव 0 0 हो, डेल्टा 1 में देखो, डेल्टा 1 में क्या होगा, 0 0 0, फिर b1 b2 b3 c1 c2 c3, एक पंक्ति एक स्तंभ अगर 0 0 0 है तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। खत्म भाई, खत्म, बिल्कुल। तो ये तो हो गया। अब कौन रहा, अब रहा डेल्टा। सारा दामोदार किसके ऊपर है, डेल्टा के ऊपर। अब बच्चों यहां पे क्या हो सकता है, डेल्टा जो है, डेल्टा की यहां पे 2 कंडीशंस होती है, या तो डेल्टा क्या बन जाए, 0 बन जाए, या फिर डेल्टा क्या बन जाए, नॉट इक्वल टू 0। 2 ही कंडीशन हो सकती है। देखो, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये सब 0 है, तो ये कैसा हल होता है बेटा, निरर्थक हल। बिल्कुल यार, निरर्थक हल, कोई हल नहीं है इसका। कैसा बेटा, निरर्थक हल। निरर्थक हल, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, तुच्छ हल। निरर्थक या तुच्छ, किसी काम का नहीं, तुच्छ हल। क्या बच्चों ये बात समझ में आई हमें, किसी को कोई दिक्कत? और
और अगर डेल्टा बराबर 0 हो जाए, मतलब ये तो 0 है ही सही और ये भी 0 हो जाए, तो क्या होता है समीकरण? अनंत हल। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, मैंने बताया था, अगर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा सारे 0 हो जाते हैं तो उस समीकरण निकाय के हल कैसे होते हैं? अनंत होते हैं। अब आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 पाई है, तो समीकरण निकाय का यहां पे बताना है कि कैसा होगा। एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक, 2 हल होंगे। अब देखिए यहां पे जैसे ही मुझे ये वाली चीज 0 0 0 मिल गई, इधर ध्यान से देखना, ये चीज मुझे क्या मिल गई? 0 0 मिल गई। तो मुझे ये तो समझ में आ गया, या तो इसका एक हल होगा जो कि तुच्छ हल होता है, निरर्थक, या फिर अनंत हल होंगे। ये ऑप्शन खत्म हो गया, 2 हल हो ही नहीं सकते। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, ये तुच्छ हल हो सकता है। कोई हल नहीं, ये भी बच्चों ऑप्शन में से गया। या तो इसके अनंत हल होंगे या फिर तुच्छ हल होगा, निरर्थक हल या अद्वितीय। ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है। ठीक है, अगर देखें 2 हल हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, निरर्थक तुच्छ मतलब हो गया यहां पे किसी काम का नहीं, अद्वितीय हल। ठीक है, चलिए, तो 2 ऑप्शन तो हमने हटा दिया। और मुझे जहां तक लगता है, देख लेते हैं यार, अगर यहां पे डेल्टा बराबर 0 आ गया तो बेटा आंसर सी हो जाएगा। कितने बच्चों को सी लगता है? बिना देखे मत करना बेटा, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। चलिए, x प्लस कॉस गामा, और यहां पे बेटा ये कितना है? y प्लस कॉस बीटा, और यहां पे कितना है? z बराबर 0। चलिए, कॉस गामा x, y प्लस कॉस अल्फा, और यहां पे हो गया ये z इक्वल्स टू 0। कॉस बीटा x प्लस कॉस अल्फा प्लस y भी आएगा बच्चों, y लगाना मत भूलना। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा हम यहां पे देख लेते हैं। कलर चेंज कर दिया और क्या। ठीक है, x प्लस कॉस ये y प्लस कॉस बीटा z इक्वल्स टू 0। कॉस गामा x प्लस y कॉस अल्फा z इक्वल्स टू 0। फिर बच्चों यहां पे कॉस बीटा x प्लस कॉस अल्फा y प्लस z इक्वल्स टू 0। मुझे यहां पे क्या करना है? d1 d2 d3 तो 0 दे रखा है, या तो इसका तुच्छ हल होगा या फिर इसके अनंत हल होंगे। 2 कंडीशंस बनती है यहाँ, तो तुच्छ हल या कोई हल नहीं। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? डेल्टा पे। अगर यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू 0 रहा तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? अनंत हल, अनंत हल। और अगर डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 रहा तो इसको क्या बोलेंगे? तुच्छ हल। ठीक है, या निरर्थक हल। चले, चलो डेल्टा देखते हैं। पहले तो डेल्टा बताओ यार क्या होगा? 1, फिर यहां पे कॉस गामा, फिर यहां पे कॉस बीटा, फिर यहां पे बेटा हो जाएगा ये कॉस गामा, फिर यहां पे 1, फिर यहां पे कॉस अल्फा, फिर यहां पे कॉस बीटा, कॉस अल्फा, और यहां पे ये 1। ठीक है, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है, निकालना पड़ेगा। और यहां पे काम आएगी हमारी त्रिकोणमिति। अब जिसकी त्रिकोणमिति अच्छी है वो इसको आराम से हल कर सकता है, जिसकी त्रिकोणमिति थोड़ी खराब है उसको शायद दिक्कत आ सकती है हल करने में। तो करते हैं, करना तो ही सही। ठीक है, पहले सोल्व कर देते हैं इसको। 1 यहां पे बेटा 1
और ये कितना हो गया माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, इसके बाद माइनस कॉस गामा, कॉस गामा, और यहां पे हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक, अब यहां पे प्लस कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस गामा, कॉस अल्फा इंटू कॉस गामा माइनस का कॉस बीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहां पे बच्चों हम लिख देते हैं इसको 1 माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का कॉस स्क्वायर गामा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, माइनस का बच्चों यहां पे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। ओके, कॉस स्क्वायर बीटा। चलिए 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पे बच्चों ये माइनस का कोस स्क्वायर गामा माइनस कोस स्क्वायर बीटा, और यहां पे बच्चों ये कितना हो गया 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। चलिए यहां पे मैंने कहा बच्चों कि त्रिकोणमितीय आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा है। चलिए कोस गामा को मैंने अगर बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे 2 कोस अल्फा कोस बीटा। जल्दी से बच्चों कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये किसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हमारी त्रिकोणमितीय अच्छी है तो हम काफी आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे 2 कोस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाता है बेटा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पे बच्चों मैंने फॉर्मूला ये किसका लगाया है, अगर सिंपल सी बात करें तो 2 कॉस ए कॉस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस ए कॉस बी को कॉस ए प्लस बी, और यहां पे हो जाता है बेटा प्लस कॉस ए माइनस बी, या हम यहां पे कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई बराबर कितना होता है 2 कॉस एक्स कॉस वाई। चलिए ये फॉर्मूला बच्चों। ओके, अब सर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया बेटा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर गामा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पे बच्चों थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यहां पे प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा कॉस गामा कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, चलिए तो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, यहां पे बच्चों अगर ये प्लस कॉस गामा है और कॉस अल्फा प्लस बीटा है, ध्यान से आप सोचिए अगर आपको कुछ दे रखा हो तो आप उसको यहां पे अप्लाई कर सकते हैं कॉस ए माइनस बीटा। यहां पे कितना है ये अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू दे रखा है हमें 2 पाई, ये दिया है बच्चों क्वेश्चंस में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें ये दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 2 पाई। अब मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ 2 पाई माइनस गामा।
अगर यहाँ पे बेटा मैंने cos 2 पाई माइनस गामा लिखा, cos अल्फा प्लस बीटा की जगह अगर मैंने लिख दिया cos 2 पाई माइनस गामा, तो ये होता है बेटा यहाँ पे cos गामा, मतलब यहाँ पे cos स्क्वायर गामा आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर गामा। यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या आ गया, cos गामा, और यहाँ पे ये cos गामा प्लस cos गामा cos अल्फा माइनस बीटा। ओके, अच्छा गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, तो गामा को आप यहाँ पे cos स्क्वायर गामा को ये cos स्क्वायर गामा से कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos गामा को बेटा मैं लिख सकता हूँ cos a अल्फा प्लस बीटा। बच्चों cos गामा को क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2 पाई है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, गामा की जगह यहाँ पे 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा कर दूं, तो यहाँ पे 2 पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, cos अल्फा प्लस बीटा। ये बच्चा मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिंपल सा। अब यहाँ पे बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा प्लस, अब यहाँ पे बच्चों क्या एक फॉर्मूला होता है cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा, इसको हम क्या लिखते हैं बच्चा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, cos x प्लस वाई इंटू cos x माइनस वाई। बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री यूज की है इसमें, आप देख सकते हैं यार, मतलब कि अगर कोई बच्चे ने अच्छे लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हो तो उसको दिक्कत आ सकती है। cos a माइनस बी cos a प्लस बी इक्वल्स टू होता है बेटा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया है। अब यहाँ पे बच्चों साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे माइनस cos स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। इसका मतलब डेल्टा का मान बच्चों 0 आ गया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था अगर डेल्टा 0 हो जाए, वो भी किस में बताइए, जहां पे समघातीय निकाय हो, वहां अगर डेल्टा 0 हो जाए तो बेटा कंडीशन आप देख लीजिए कि कौन से हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो इसका आंसर बच्चों यहाँ पे सी था। तो चीजों को आसान बनाया जा सकता है अगर आपके कंसेप्ट अच्छे लेवल पे, या मैं कहूंगा कि बेसिक्स आप अपने क्लियर कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान था, ये 0 दे रखा था, डेल्टा बताना था कि अगर 0 होता तो क्या हो जाता बेटा, अनंत हल, नहीं तो हम क्या बोलते, अद्वितीय हल, ठीक है, निरर्थक हल। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 बच्चों आपको यहाँ पे देखना है कि क्या इसका डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 क्या ये 0 है। बिल्कुल है सर, D1 D2 D3 अगर कांस्टेंट वैल्यू 0 0 है तो डेफिनेटली 0 होगा। जेई 2019 में आया है, 21 में आया था, 19 में आया है, 20 में आया है और 22 में भी आया है, ठीक है। 23 में आया है, हाँ बेटा 23 में भी आया है, करवाऊंगा क्वेश्चन। ओके, तो यहां पे दे रखा है अगर थीटा 0 से π/2 हो, रेखिक समीकरण निकाय का अतुच्छ हल है, ठीक है ना। यहां पे बच्चों अगर आपको दे रखा है अतुच्छ हल, तो डेल्टा की वैल्यू या मैं कहूंगा थीटा का मान निकालना है। अब यार बच्चों को यहां पे समस्या कि तुच्छ, आपको बताया था बेटा अतुच्छ मतलब तुच्छ नहीं होना चाहिए, तुच्छ होता तो वहां पे क्या हो जाता है, ये बच्चा यहां पे इसको तुच्छ पढ़ेगा, तुच्छ नहीं पढ़ना मेरे बच्चों, तुच्छ नहीं पढ़ना, अतुच्छ हल है। अब बच्चे यहां पे बताएंगे अतुच्छ में क्या आएगा, ठीक है। अगर यहां पे बेटा डेल्टा की बात करूं तो मैंने आपको कहा था अगर डेल्टा बराबर 0 हो तो इसके क्या होते हैं बेटा, अनंत हल। अनंत हल में अतुच्छ हल आएंगे
क्योंकि बहुत सारे होंगे ना। यहां पे क्या होता है, अगर डेल्टा बराबर 0 हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं तुच्छ, तुच्छ हल। लेकिन यहां पे बेटा अनंत मतलब अतुच्छ, अतुच्छ हल। इसका मतलब यहां पे मुझे इनडायरेक्टली उसने डेल्टा बराबर 0 दे दिया। इसका मतलब यहां पे इसने क्या कर दिया कि बोल दिया कि भाई डेल्टा बराबर 0 है। लो निकाल दो थीटा का मान। ठीक है, चलिए थीटा की वैल्यू निकालते बच्चों। यहां पे पहले समीकरण देख लेते हैं। आपको दे रखा है 1 प्लस, अब समीकरण भी यहां पे अच्छी खासी बढ़िया दे रखी है, x प्लस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू वाई प्लस 4 साइन 3 थीटा, और यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों, z इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर सेकंड समीकरण कॉस स्क्वायर थीटा x प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा y प्लस 4 साइन 3 थीटा, z इक्वल्स टू 0। कॉस स्क्वायर थीटा x प्लस साइन स्क्वायर थीटा y प्लस 1 प्लस 4 साइन 3 थीटा, z इक्वल्स टू 0। तो यहां पे बच्चों कुछ इस तरीके का माहौल है, इस तरीके का समीकरण है। सर क्या करना चाहिए इसमें? तो सबसे पहले यार 3 इक्वेशन है, डेल्टा देख लेते हैं। डेल्टा क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे डेल्टा बराबर कितना दे रखा है, 0 दे रखा है अतुच्छ हल के लिए। तो डेल्टा यहाँ पे बेटा हम देखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो गया बेटा 4 साइन थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे 4 साइन 3 थीटा। ठीक है सर, ऊपर भी 3 थीटा है, बिल्कुल बेटा 3 थीटा है, तो 3 थीटा लिखेंगे। इसके बाद नीचे सर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस 4 साइन 3 थीटा। ठीक है, ये डेल्टा है, और इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे दे रखी है इक्वल्स टू 0। लेकिन मुझे इसको हल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ से क्या करना है, थीटा का मान निकालना है। अब यार अगर मैं इन सबको प्लस कर दूं या मैं इन सबको प्लस कर दूं तो क्या कुछ होगा? नहीं होगा। अगर मैं इसको इससे माइनस कर दूं, इसको इससे माइनस कर दूं, मतलब R1 में माइनस कर दूं क्या, R2। ठीक है, करके देखते हैं, कुछ तो मिलेगा। तो यहां पे बच्चों मैंने क्या किया, सबसे पहले R1 में R1 माइनस R2 कर दिया। चलिए, तो अगर R1 में R1 माइनस R2 करोगे तो यहां पे बेटा हमें मिलेगा 1, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर हट गया, यहां पे मिलेगा बेटा माइनस का 1, क्योंकि साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां मिलेगा 0। ओके, फिर यहां पे बाकी का वैसा कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे 4 साइन थीटा, 4 साइन 3 थीटा। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहां पे कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस 4 साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 0। चलिए, अब क्या करें? अब मैं यहां पे देखता हूं यार, मुझे 1 1 मिल गया, मैंने कहा एक और 0 बना दूं तो अच्छा रहेगा। तो यहां पे बेटा इसको इससे प्लस कर दो, C1 में प्लस C2 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है सर। C1 में C1 प्लस C2 हो सकता है। तो डेल्टा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, ये 0 हो गया।
यहाँ पे ये -1 था, ये 0। चलो इसको देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना बनेगा? 1 बनेगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। अगर मैंने C1 में C2 को जोड़ा, अब यहाँ पे 1 + साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा, 4 sin 3 थीटा एंड 1 + 4 sin 3 थीटा। अब शायद हमारे लिए काफी आसान हो गया इस समीकरण को, या मैं कहूंगा इस सारणी को हल करना। R1 के अनुदिश प्रसार कर दो, तो डेल्टा यहाँ पे कितना था? 0 था, यहाँ पे -1 था, यहाँ पे 0 था। ओके, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 + साइन स्क्वायर थीटा, इसके बाद बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ पे 4 sin थीटा एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4 sin थीटा, 3 थीटा। ठीक है, जहां पे बेटा वैल्यू हो वहां पे वही वैल्यू रखना, गलती मत करना। ठीक है, चलिए तो R1 के अनुदिश में प्रसार कर देता हूं, ये 0 रहेगा, -+ 1 हो गया, यहाँ पे 2 + 8 sin 3 थीटा, 2 को मल्टीप्लाई किया इससे, -1 को अगर यहाँ पे किया तो 4 sin 3 थीटा बराबर 0। चलिए तो 2 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस में 4 sin 3 थीटा बराबर यहाँ पे 0। 4 sin 3 थीटा माइनस का 2 sin 3 थीटा इक्वल्स टू -1/2। ओके, साइन थीटा बराबर कितना आ गया? -1/2 आ गया। ठीक है, साइन 3 थीटा इक्वल्स टू -1/2। चलो अब हम यहाँ पे थीटा को देखते हैं। थीटा का मान कहां से कहां तक है? थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों 0 से π/2 तक। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो भी आपका 3 थीटा कितना हो जाएगा? 3 से, अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं 3 से 3 थीटा हो जाएगा यहाँ पे 3 π/2। ठीक है, ओके, मतलब यहाँ पे 3 थीटा की वैल्यू 0 से 3 π/2 के बीच में हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। साइन नेगेटिव कहाँ पे होता है? फर्स्ट में होता है, सेकंड में होता है, थर्ड में होता है? थर्ड में होता है। तो यहाँ पे बेटा साइन 3 थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन 1/2 कितना होगा बेटा? π/6, 30 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे थर्ड चतुर्थांश में जाता हूं, थर्ड चतुर्थांश में बेटा पाई प्लस π/6 होता है, सबको पता है। थर्ड चतुर्थांश कैसा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन x से माइनस का, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन पाई प्लस x। ठीक है, पाई प्लस थीटा, x ले लो या थीटा ले लो, जो भी आपको लेना है। ठीक है, अगर माइनस का साइन थीटा है, अगर माइनस का साइन थीटा है तो यहाँ पे कितना हो जाता है? पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन 3 थीटा इक्वल्स टू साइन 7 π/6। साइन से साइन गया बेटा, 3 थीटा इक्वल्स टू 7 π/6, और यहाँ पे बनेगा थीटा इक्वल्स टू 7 π/18। ये थीटा का मान। कितना आसान था, इतनी भी त्रिकोणमितियां नहीं थी इसमें, ये उससे आसान था, लगने में उससे ज्यादा हार्ड लग रहा था। तो जो चीजें बेटा लगती है वो होती नहीं है। 7 π/18 आंसर बी। तीसरा चतुर्थांश मुझे कैसे पता चला? क्योंकि बच्चों पहले और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन तीसरे चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, चौथे में भी साइन नेगेटिव होता है। लेकिन मुझे यहाँ पे 3 थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये बेटा 3 π/2 से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा? यहाँ पे इसको तृतीय चतुर्थांश से निकालना पड़ा। ओके बच्चा, तो सिंपल था।
अगर अतुच्छ की बात करूं, तुच्छ नहीं है तो मतलब अनंत हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं, मतलब डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, तुच्छ अतुच्छ देखा आपने, एक वर्ड में कैसे चीजें बदल जाती है। अब जैसे यहां पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, ये कब का है, ये जेईई मेन 2019 का है, बहुत आसान आया था 19 में पेपर। लैम्डा की ऐसी वास्तविक संख्या जिसके लिए रैखिक समीकरण के अनंत हल, अनंत हल के लिए लैम्डा जिस द्विघात समीकरण का एक मूल है, यहां पे ये जो द्विघात समीकरण दे रखी है इसका एक मूल क्या है, लैम्डा है। चलो देखो, अगर मेरे को यहां पे अनंत हल की बात करी है, ठीक है, अनंत हल के लिए क्या होता है बच्चों, अनंत हल के लिए आप सबको पता होना चाहिए कि अनंत हल के लिए डेल्टा बराबर 0 होता है, इसी के साथ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये भी क्या हो जाते हैं बच्चों, 0 हो जाते हैं। तो मुझे डेल्टा बराबर 0 करना है। चलिए देखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, 4x प्लस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस 2। देखने में काफी हार्ड लग रहा है लेकिन क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, ठीक है। -4 x नहीं आएगा बेटा, यहां पे ये z आएगा, 4z -4z इक्वल्स टू माइनस का 5। ओके, तो यहां पे डेल्टा इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे, 1 1 1, 4 लैम्डा माइनस का लैम्डा, 3 2 माइनस का 4। इसको बेटा यहां पे हल कर दीजिए, क्योंकि इसको इक्वल्स टू किसके है, 0 के हैं। तो यहां पे 1 लैम्डा, यहां पे माइनस का 4 लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस में 2 लैम्डा। यहां क्या कर दूंगा बेटा, माइनस का 1, यहां पे -4 ये कितना हो जाएगा, माइनस का 16, साथ ही साथ यहां पे बेटा कितना हो जाएगा, प्लस का 3 लैम्डा। ओके, माइनस का 14 और प्लस 3 लैम्डा, एंड 1 है तो यहां पे +1, 8 माइनस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। चलिए यहां पे मैं लिख दूंगा माइनस का 2 लैम्डा प्लस 16 माइनस 3 लैम्डा प्लस 8 माइनस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। -2 लैम्डा 3 लैम्डा ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 लैम्डा, 16 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में 24 इक्वल्स टू 0। तो 8 लैम्डा इक्वल्स टू 24, लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3। अच्छा, लैम्डा का मान बेटा 3 आ गया। अब बच्चे कंफ्यूज कि सर लैम्डा की वैल्यू आ गई, अब इसको कैसे क्या करें। अगर बच्चों यहाँ पे लैम्डा का मान 3 आ चुका है, तो देखिए कि अगर लैम्डा का मान 3, लैम्डा अगर द्विघात समीकरण का मूल है तो ये कौन सी समीकरण को संतुष्ट करता है। यहाँ पे अगर मैं लैम्डा 3 रखूंगा तो क्या ये 0 देगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। 3 × 3 यहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो ये तो नहीं है। यहाँ पे अगर मैं रखूंगा लैम्डा की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ पे ये तो ज्यादा हो गया, ये भी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों अगर लैम्डा की वैल्यू में 3 रखूं, ध्यान से देखना, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 और 6 माइनस का 9, आंसर बच्चों आ चुका है। यहाँ पे संतुष्ट नहीं करेगा। तो आप देख सकते हैं कि समीकरण निकाय के क्वेश्चंस कितने आसान हो सकते हैं अगर हम चाहें तो। अनंत हल की बात करूं या फिर मैं बात करूं समीकरण निकाय के किसी हल की नहीं, तो उसकी कंडीशंस अगर हमें पता है, और अनंत हल पे बहुत आते हैं क्वेश्चन, बहुत, ठीक है। ये कितना आसान था। चलिए, तो अब बच्चों आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा यार, डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। कर्मित युग्म a, b का मान निकालना है, 22 का क्वेश्चन है। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो यहां पे कोई हल नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एक तो डेल्टा की वैल्यू 0
और डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3, इनमें से कोई एक अशून्य होगा। अगर यहाँ पे अशून्य है तो डेल्टा बराबर 0 से यहाँ पे वैल्यू निकालोगे, सबसे पहले किसकी वैल्यू निकलेगी, यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी। a बराबर यहाँ से कितना निकलेगा बेटा, आई थिंक -3 निकलेगा। ओके, डेल्टा बराबर 0 लगोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -3 आएगी। आप निकाल के देखिए, सारणिक हल करना आता है आपको, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट। इसके बाद आपको यहाँ पे डेल्टा 1 नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों जब आएगा तो आप देखोगे बीटा इक्वल्स टू 1/3 निकलेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर बीटा 1/3 नहीं होगा तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, -1/3, क्योंकि आपके पास ऑप्शन 2 ही बचेंगे, -3, a का मान -3, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अगर इसकी वैल्यू 1/3 नहीं है तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान है, आप करिए और मुझे आंसर कमेंट में जरूर बताइए कि जो हमने किया वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। कैलकुलेशन वही है सेम कि डेल्टा इक्वल्स टू 0 होगा, परंतु डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये नॉट इक्वल्स टू 0 होते हैं अगर कोई हल नहीं हो तो, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुई होगी चीजें। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको हमेशा बोलता हूं कि आपको एक बहुत बड़ी हमने यहाँ पे सरप्राइज भी कह सकते हो या आपके लिए अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो कि आप कमेंट्स करिए और बताइए कि आपको कहाँ पे समस्या लगी। आपका अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। टॉप 3 जो डाउट्स होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में लाइव आपसे डिस्कस करेंगे या लाइव क्लासेस में डिस्कस करूंगा, लिख रखा है, तो लाइव क्लासेस में डिस्कस होगा वो आपके डाउट टॉप 3, ठीक है। तो डेफिनेटली बच्चों आप चाहें, अगर मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका वो डाउट तो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, नहीं तो लाइव में बेटा टॉप 3 डाउट्स मैं लेके आऊंगा, ओके, हर एक क्लास के। तो थैंक यू यार, बहुत अच्छा लगा आपकी आज की क्लासेस को देख के, या मैं कहूँ आपका प्यार देख के। इसी तरीके से आप बने रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।